गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। कोर्ट में गवाह को दोबारा कैसे बुलाएं, जानिए नियम। सेक्शन 348 BNSS ऑब्लिक 311 CRPC। जी हाँ सर, आज के हमारे वीडियो का बड़ा महत्वपूर्ण टाइटल है। जब भी अदालत में कोई फौजदारी मुकदमा, जिसको हम आपराधिक मुकदमा कहते हैं, क्रिमिनल ट्रायल भी हम कहते हैं, चलता है, तो सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है, सारा दारोमदार की अदालत में क्या गवाह पेश किए गए। लेकिन कई मर्तबा या तो पक्षकारों की भूल या गलती से या वकील साहब की गलती से कोई मुख्य गवाह छूट जाता है, या गवाह से जिसके बयान हो चुका है उस पर कोई मुख्य सवालात पूछना रह जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स पक्षकार समय पर नहीं दे पाता है। उस गवाह के बयान होने के बाद वकील साहब को डॉक्यूमेंट्स देता है, जो कि उस पक्षकार उस गवाह से उन दस्तावेजों पर प्रश्न पूछना न्याय प्राप्ति हेतु बेहद आवश्यक है। या कोई ऐसा गवाह जो अदालत में उपस्थित तो है लेकिन उसको समन नहीं किया गया, अदालत उसको भी बुलाकर उसका भी साक्ष्य ले सकती है। और ऐसी परिस्थितियों में जब मामला ये बनता है कि क्या हमारा कोई गवाह छूट गया है या कोई मुख्य परीक्षण उसके प्रति परीक्षण कराना रह गया है, तो क्या हम केस हार जाएंगे? बिल्कुल नहीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धारा 348 में व्यवस्था दी गई है, जो पहले धारा 311 थी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। आज इसमें हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दो महत्वपूर्ण जजमेंट भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो इसी टॉपिक से संबंधित हैं, जो आपको मदद करेंगे धारा 311 के आवेदन को यदि आप कोर्ट में पेश करते हैं तो जज साहब के समक्ष पेश करने में, ताकि उसके हवाले से आप कह सकें कि माननीय न्यायालय ये हमारा आवेदन मंजूर किया जाए। साथ ही इस आवेदन की कुल 4 ड्राफ्ट में अलग अलग कंडीशन में लेकर आया हूं। जैसे कि कोई गवाह आपने कोर्ट में कराया, मतलब अभियोजन की तरफ से कोई गवाह लाया गया, आपने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कराया और बाद में आपको आवश्यकता महसूस हुई कि उसको दोबारा हमें बुलाना है, तो एक वो स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति ये हो गई कि न्यायालय में कोई गवाह मौजूद है या कोई आवश्यक अन्य गवाह है जिसको आपको बुलाना महसूस होता है, तो उसको बुलाने के लिए किस प्रकार से कॉल किया जाएगा, किस प्रकार से आवेदन तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 4 ड्राफ्ट में सर लेकर आया हूं, और इसकी महत्वपूर्ण धारा की व्याख्या भी मैंने डिजिटल ई बुक के अंदर आप लोगों के लिए नोट करके रखी है। आगे की महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूं। सर आइए सर, लेट्स गो। देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, कोर्ट में नए गवाह को दोबारा कैसे बुलाएं, जानिए नियम। सेक्शन 348 BNSS ऑब्लिक 311 CRPC। ये मैंने पूरी जो बुक में परिभाषा दी गई है वही वर्ड टू वर्ड इसमें लिख दी है। मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ और समझा भी देता हूँ। 348 में बताया गया है आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति के बारे में बताया गया। कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई में, इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग, 3 स्टेज में कोई भी स्टेज हो, किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पे समन कर सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो हाजिर हो यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन ना किया गया हो, परीक्षा कर सकता है। तीसरी स्थिति आएगी, किसी व्यक्ति को जिसकी पहले परीक्षा हो चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है। और यदि न्यायालय को मामले के न्याय संगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है, कैसे व्यक्ति का, तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा, या उसे पुनः बुलाएगा या उसकी पुनः परीक्षा करेगा। तो ये सर इसकी डेफिनेशन दी गई है, जो मैंने इसमें प्रारंभ में लिख दी है। और इसमें जो 348 को 2 हिस्सों में हम देखेंगे सर। एक तो न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति जो, और दूसरा है न्यायालय का बाध्यकारी कर्तव्य। विवेकाधीन शक्ति क्या है सर, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि धारा 348 का पहला हिस्सा कहता है कि कोर्ट केस के किसी भी स्टेज पर किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकती है, चाहे उसका नाम चार्जशीट या गवाहों की सूची में हो या ना हो। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट रूम में मौजूद है तो बिना समन किए भी उसकी परीक्षा की जा सकती है। दूसरा है न्यायालय का बाध्यकारी कर्तव्य, मैंडेटरी ड्यूटी। धारा 348 का जो दूसरा हिस्सा है सबसे मजबूत है। इसमें शब्द आया है समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा। शेल समन एंड एग्जामाइन। इसका मतलब यह है कि अगर कोर्ट को लगता है कि इस गवाह के बयान के बिना केस का न्याय संगत फैसला नहीं हो सकता, तो कोर्ट के लिए उस गवाह को बुलाना अनिवार्य हो जाता है। एक सरल उदाहरण से सर समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए किसी एक्सीडेंट या मारपीट के केस में कोई प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस था जिसका नाम पुलिस ने गलती से चालान में दर्ज नहीं किया। जब ट्रायल शुरू हुआ और पीड़ित को लगा कि उस प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के बिना केस कमजोर हो रहा है,
तो पीड़ित या उसका एडवोकेट धारा 348 BNSS के तहत आवेदन देकर उस स्वतंत्र गवाह को कोर्ट में बुला सकता है। आवेदन दाखिल करते समय आपको कुछ जरूरी बातें जो ध्यान रखना है, जिससे कि केस की कमी भरना मना है इसमें सर। आप इस धारा का उपयोग अपने केस की पुरानी गलतियों या कमियों को ढकने के लिए नहीं कर सकते। दूसरा है, केवल न्याय संगत फैसले के लिए आपका उद्देश्य होना चाहिए। आवेदन में स्पष्ट रूप से कारण लिखना होगा कि उस गवाह की गवाही से केस के मुख्य विवादित बिंदु पर क्या असर पड़ेगा। तीसरा है, देरी की नियत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट यह देखती है कि आवेदन मुकदमे को लटकाने के उद्देश्य से तो नहीं दिया गया है, तो आपको इन तीनों चीजों को नहीं करना है। आपको सद्भावनापूर्वक न्याय प्राप्ति के उद्देश्य से आवेदन सर पेश करना है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं धारा के कुछ मुख्य प्रावधान। किसी भी चरण में एनी स्टेज पर इसको पेश किया जा सकता है। न्यायालय जांच, जो मैंने आपको बताया, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, मतलब जांच, विचारण और अदर प्रोसीडिंग, किसी भी चरण में शक्ति का उपयोग कर सकता है न्यायालय। समन जारी करना, कोर्ट किसी भी ऐसे व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलावा भेज सकता है जिसका बयान के लिए जरूरी हो, मतलब जिसको बयान के लिए अदालत में जरूरी है न्याय प्राप्ति के लिए, उसको समन अदालत दे सकता है। दूसरा है हाजिर व्यक्ति की परीक्षा। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में पहले से मौजूद है, भले ही उसे गवाह के रूप में न बुलाया गया हो, और कोर्ट अचानक उसकी भी जांच पूछताछ कर सकता है। पुनः गवाह बुलाना और न्यायालय का कर्तव्य, ये मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में सर बता दिए हैं और डिटेल में मैंने लिख दिया। इसमें अब यहां से हमारी ड्राफ्टिंग चालू होती है धारा 348 की आवेदन की। ये एक आइडियल ड्राफ्टिंग मैंने विभिन्न कंडीशनों में 4 कंडीशंस में तैयार की है। आपका केस में जो भी मामला परिस्थिति हो, उसके घटना और फैक्ट आप बदल कर इसमें लिख कर आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं, और आवेदन में आप आपके केस की परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक आपको मार्गदर्शन के लिए सर मैंने ड्राफ्टिंग तैयार की है। जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी हो उसको पुनः बुलाने के लिए आवेदन आइडियल ड्राफ्ट तैयार करके ये मेरे द्वारा दिया गया। अब इसमें सर सबसे पहले तो ऊपर तो लिखा जाएगा सर न्यायालय का नाम, जिस भी न्यायालय में आप पेश करेंगे उसके नीचे प्रकरण क्रमांक और शीर्षक और उन्मान वही रहेगा जो पुलिस केस का है या आपकी प्राइवेट कंप्लेंट है, जो भी है उन्मान लिख दें, और फिर उसके बाद आपको धारा वगैरह भी इसमें लिख दें, ऊपर थाने का नाम भी लिख दें आप। उसके बाद आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, पुरानी धारा 311 CRPC वास्ते पुनः बुलाए जाने, मतलब रिकॉल कोष्टक में, एवं पुनः परीक्षा री एग्जामिनेशन साक्षी श्री क्रमांक, ये आपने लिख दिया। अब महोदय करके आपको लिखना है। आवेदक अभियुक्त फरियादी की ओर से निम्नानुसार निवेदन सादर प्रस्तुत है। एक आम व्यक्ति के लिए बड़ा उपयोगी है, विधि के छात्र और जिन्होंने नई वकालत की प्रैक्टिस चालू की है उन लोगों के लिए भी बड़ा उपयोगी वीडियो है सर, क्योंकि इस कानून की जानकारी बहुत से जो सीनियर अधिवक्ता हैं उन सबको तो है ही, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं होती है। तो एक सीखने के उद्देश्य से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे सकूं, क्योंकि कभी कभी ऐसे मन में निराशा आ जाती है कि अब तो हम केस हार गए। तो आप केस हारेंगे नहीं सर, आप इससे तहत कोशिश करें, गवाह को पुनः बुला लें, या लगता है अतिरिक्त गवाह तो उसको भी आप पेश कर सकते हैं। न्याय प्राप्ति के उद्देश्य को प्राप्त करना इसका मुख्य लक्ष्य है सर, आपको ध्यान रखना है। मेरा क्रमांक 1 है सर हमारे आवेदन की ड्राफ्टिंग का, यह कि उक्त प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य या ऑब्लिक अंतिम बहस के प्रकरण पर नियत है। मेरा क्रमांक 2, यह कि प्रकरण के साक्षी क्रमांक, पूरा नाम, पिता का नाम, उम्र, निवासी की मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा पूर्व में दिनांकों को कराई जा चुकी है। मेरा क्रमांक 3 है सर जजमेंट का, यह कि उक्त साक्षी की परीक्षा के दौरान कतिपय अति महत्वपूर्ण एवं सारवान तथ्य, दस्तावेज, सवाल पूछने से रह गए थे, जो कि न्याय हित में कोर्ट के सामने आना आवश्यक है। यहाँ संक्षेप में कारण लिखें, जैसे घटना स्थल के नक्शे, नए दस्तावेज और विरोधाभास के संबंध में सवाल पूछना बाकी रह गया था, वो रीजन आप लिख दें यहाँ पर। चौथा क्रमांक आएगा सर हमारा पैराग्राफ, यह कि उक्त साक्ष्य की पुनः परीक्षा, मतलब कोष्टक में री एग्जामिनेशन अंग्रेजी में भी लिख दिया मैंने, कराया जाना मामले के न्याय संगत विनिश्चय के लिए अति आवश्यक एवं अनिवार्य है। पैरा क्रमांक 5 आएगा, यह कि यदि उक्त साक्षी को पुनः समन कर उसकी पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो आवेदक के न्याय पाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अपूरणीय क्षति होगी। पैरा क्रमांक 6, यह कि यह आवेदन सद्भाव पूर्वक न्याय हित में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे केस में अनावश्यक विलंब कारित करना या किसी पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार कर न्याय हित में साक्षी श्री को धारा 348 BNSS के अंतर्गत पुनः समन जारी कर पुनः परीक्षा हेतु आहूत करने की कृपा करें। इति दिनांक, स्थान, आपके दस्तखत द्वारा एडवोकेट।
ये हो गई सर ड्राफ्ट क्रमांक 1। इसी मामले में ड्राफ्ट क्रमांक 2 है, किसी ऐसे व्यक्ति की हाजिरी जो यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो कि परीक्षा करने हेतु आवेदन के आइडियल ड्राफ्ट। ऊपर सब वही लिखा जाएगा सर, बीच में लिखा जाएगा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते परीक्षा ऐसे व्यक्ति जो न्यायालय में उपस्थित है यद्यपि साक्षी के रूप में सम्मानित नहीं है महोदय करके, यह की पैरा क्रमांक 1। उक्त चरण वर्तमान में माननीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य या विचारण के प्रक्रम पर नियत है। वही सेम आएंगे लगभग कुछ फेरा। तो दूसरा यह कि आज दिनांकों को श्री निवासी न्यायालय परिसर ऑब्लिक कक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। तीसरा पैरा आएगा या कि उक्त उपस्थित व्यक्ति घटना का प्रत्यक्षदर्शी ऑब्लिक मुख्य साक्ष्य से संबंधित व्यक्ति है यद्यपि उक्त व्यक्ति को पूर्व में अभियोजन या बचाव पक्ष द्वारा साक्षी के रूप में सम्मानित नहीं किया गया था और न ही गवाह सूची में शामिल था। पैरा क्रमांक 4 आएगा सर हमारा ड्राफ्टिंग का, यह कि उक्त उपस्थित व्यक्ति प्रकरण की मुख्य विवादित घटना ऑब्लिक तथ्य डेश 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 जो भी हो या मुख्य तथ्य आप संक्षेप में लिख दें के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी रखता है। पैरा क्रमांक 5 आएगा, या कि उक्त व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होने के कारण बिना किसी समन प्रक्रिया और बिना समय नष्ट किए धारा 348 बीएनएसएस के तहत तत्काल साक्षी के रूप में परीक्षित किया जा सकता है। पैरा क्रमांक 6 आएगा सर हमारा ड्राफ्टिंग का, यह कि उक्त उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा कराए जाना प्रकरण के न्याय संगत विनिश्चय के लिए अति आवश्यक एवं अनिवार्य है। जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। फिर अतः इसके बाद आएगा 7वां, यह कि उक्त उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो न्याय हित प्रभावित होगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार कर न्याय हित में न्यायालय में उपस्थित श्री को धारा 348 बीएनएसएस के अंतर्गत तत्काल साक्षी के रूप में आहूत कर उनकी परीक्षा दर्ज करने की कृपा करें। ये दूसरा आवेदन की ड्राफ्ट होगी। नीचे दिनांक, स्थान, आपके दस्तखत और आपके वकील साहब के दस्तखत। तीसरी ड्राफ्ट आएगी सर हमारी साक्ष्य या अंतिम बहस के प्रक्रम पर। वही है सर पूरी प्रोसीजर, मैंने इसमें पूरी डिटेल में लिख दी है। ये तीसरी भी हो गई सर हमारी ड्राफ्टिंग। डिजिटल ई बुक में सर मैंने लिख दिए, 2 मैंने आपको पढ़कर बता दिए हैं। चौथा है हमारा, ये भी एक अलग कंडीशन में, इसकी भी ड्राफ्ट मैंने इसमें लिख दी है। यहाँ पर जो है कि ये उक्त साक्षी को निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों के कारण न्यायालय के समक्ष बुलाया जाना आवश्यक है, वो परिस्थिति आप लिख दें। अब ये चारों ड्राफ्ट सर मैंने इसमें दे दिए डिजिटल ई बुक के अंदर। ये यहाँ पर हमारा मामला पूर्ण होता है और इससे संबंधित जो भाग है मैं आपको बता दूं। ये चारों ड्राफ्ट डिजिटल ई बुक में सर मौजूद हैं। मैंने आपको 2 पढ़कर समझा दिए, आपको पूरा आइडिया हो गया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप किस प्रकार से आवेदन तैयार कर पाएंगे। अब इसमें जो संबंधित कानून है उसमें पहला भाग और दूसरा भाग है, इसके बारे में मैंने आपको ऊपर जानकारी दे दी थी। और इसी के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के 2 लैंडमार्क जजमेंट है सर। एक राजा राम प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य 2013-14 ACC सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है सर। इसमें सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 311 सीआरपीसी अब धारा 348 बीएनएसएस के तहत आवेदन स्वीकार करने के सिद्धांत तय किए हैं। कोर्ट ने माना कि इस शक्ति का मुख्य उद्देश्य न्याय की विफलता को रोकना है और सत्य तक पहुंचना है। इसका उपयोग केवल मुकदमे में देरी करने या केस की कमियों को भरने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने धारा 311 का आवेदन निरस्त कर दिया था, लेकिन जो दूसरा है वीएन पटेल, इसमें स्वीकार किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने वीएन पाटिल बनाम के निरंजन कुमार 2021 3 661 में यह बताया है, जो मुख्य सिद्धांत इसमें स्पष्ट किया है कि यदि गवाह का बयान मामले के निष्पक्ष और न्याय संगत फैसले के लिए प्रासंगिक है तो न्यायालय को उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए धारा 311 सीआरपीसी जो अब धारा 348 बीएनएसएस है का आवेदन स्वीकार करना चाहिए। तो ये सर हमारे हो गए 2 मुख्य जजमेंट। और इसके अलावा इसके 4 प्रमुख चरण हैं, कहां पर ये आवेदन का आपराधिक मुकदमे की किस स्टेज पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एनी स्टेज पर, लेकिन फिर भी 4 चरण मैंने इस पे लिख दिए हैं। इस पे मैं फिर अलग से स्पेशल वीडियो सर आपका बनाऊंगा। डिजिटल ई बुक यही रहेगी, इसमें मैंने लिख दिया है। और आवेदन कौन कौन लगा सकता है इसकी जानकारी भी मैंने डिजिटल ई बुक के अंदर दे दी है। इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। किन किन परिस्थितियों में आवेदन लगाया जा सकता है इसकी भी सर मैंने जानकारी डिजिटल ई बुक में दे दी है। इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारी देने पर सर वीडियो काफी लंबा हो जाता है। इसलिए मैं छोटी छोटी जानकारियां छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को वो देना चालू किया है मैंने। अब इसके बाद यहाँ से हमारी डिजिटल ई बुक चालू होती है, यहाँ से अध्याय 1 चालू होता है। जैसे कि अध्याय 1 में उदाहरण के तौर पर आपको समझा देता हूँ। पुलिस के खिलाफ कोर्ट से एफआईआर का आदेश कैसे लें,
BNSS 2023 की धारा 175(3) की अर्जी ड्राफ्टिंग सीखें। इसमें आपको ड्राफ्टिंग भी मिलेगी 175(3) की, उससे संबंधित कानून भी मिलेगा, उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स भी मिलेंगे। मतलब एक व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्यूशन इस प्रकार से हो सकती है। ये मेरा प्रयास है, मेरा हर वीडियो बनाने की भी यही कोशिश रहती है कि किसी ना किसी रूप से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। जैसे कि आज के वीडियो में मैंने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है कि जब हमारे सामने ऐसी स्थिति बन जाए तो हम क्या करें। जब गवाह भी हो गया है, उसको कैसे बुलाएं, नए गवाह को कैसे बुलाएं, आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, कौन सी धारा, कौन सा कानून, कौन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट, सब कुछ मैंने डिजिटली बुक में दे दिए हैं। उसी प्रकार से अध्याय 1 है, इसी प्रकार से इसमें 30 अध्याय लगभग हो चुके हैं। हर अध्याय एक समस्या को सॉल्वेशन करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, वीडियो भी इसी मकसद से तैयार किया गया है और ये सारे अध्याय इसके अंदर शामिल हैं। हर अध्याय का स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है और स्पेशल डिजिटल ई बुक उसी वीडियो के नीचे आपको उसमें लिंक मिल जाएगी। उसका सारांश मैंने इसमें भी शामिल कर लिया है, लगभग जहां तक संभव हो सकता था। लेकिन स्पेशल अगर आपको उसी टॉपिक पर, उसी विषय पर वो ई बुक चाहिए तो आपको वही वीडियो जब आप देखें तो उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसको आप खोलकर देखें, वहां पर लिंक दिखाई देगी। लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर इसकी 299 रुपए मेरे द्वारा कीमत रखी गई है। आप जैसे ही 299 का भुगतान करेंगे तो आपके ईमेल पर डाउनलोड का मैसेज होकर आ जाएगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गूगल पर भी सर मेरी डिजिटल ई बुक उपलब्ध है। गूगल का अपना खुद का एक ऐप होता है, आप वहां भुगतान करेंगे तो गूगल के ऐप पर ही आपके मोबाइल में वो डाउनलोड हो जाएगी, आप उसको वहां पढ़ सकते हैं। और ये इस प्रकार से इसमें समथिंग 200 के समथिंग सर इसमें प्रश्न हैं और ये आपको एजुकेशनल पर्पस के उद्देश्य से सर मेरे द्वारा बनाई जाती हैं। ये किसी को भी व्यक्तिगत सलाह नहीं है मेरी। आप आपके केस में कोई भी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि उन्हें केस की सारी जानकारी होती है कि कौन सा मामला कहाँ फिट होगा और कैसे होगा। लेकिन फिर भी अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का मेरा एक प्रयास है कि जब आपके मन में ये सवाल उठते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है। जैसे कि एक मामला जस्ट मेरे सामने अभी आया है, उसके ऊपर जो है कि जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी पिछला वीडियो बनाया था, धारा 85, धारा 75 की उपधारा 1 की उपधारा 2, 1 और धारा 79। मतलब 85 जो पहले जो दहेज और क्रूरता से संबंधित थी, अब वो आईपीसी में 498 का थी, वो अब उसको बदलकर धारा 85 कर दिया गया BNS 2023 में। 75 में लैंगिक अपराध से संबंधित है, सेशन ट्रायल है, अजामानती है, संज्ञेय अपराध है। 79 में भी लज्जा भंग करना से संबंधित मामला है। तो धारा 3 की उपधारा 5 में जो है कि पहले धारा 34 थी आईपीसी में, अब BNS में उसको धारा 3 की उपधारा 5 कर दिया गया। एक से अधिक व्यक्ति यदि सामान्य आशय रखते हुए इंटेंशन के साथ कोई अपराध करते हैं तो उसमें धारा 3 की उपधारा 5 लगाई जाती है। तो ये जब मामला कोर्ट में चल रहा था और फरियादिया के मुख्य परीक्षण हो गए थे, इसमें हालांकि बंद कमरे में भी सुनवाई का प्रावधान है। धारा 308 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत 266 की उपधारा 2 में भी बताया गया है कि गोपनीयता बनाए रखी जाएगी और बंद कमरे में कैमरा सुनवाई की जाएगी। तो ये इसमें विशेष और पहचान संबंधी प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं। तो जब फरियादिया के बयान हो गए, मैंने उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करा लिया, उसके बाद फिर मेरे पक्षकार के द्वारा 3 रिपोर्टें दी गई मुझे लाकर, जो उसने एफआईआर दर्ज होने से पहले थाने में दी थी, एसपी ऑफिस को दी थी कि ये मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगा सकती है। हालांकि उसने धारा 9 दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का दावा उसने लगाया था एफआईआर दर्ज होने से पहले साथ में लाने का, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत। उसकी सर्टिफाइड कॉपी उसने ला दी थी, मैंने मंगवाई थी। वो मेरे द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पहले पेश कर दी थी, वो आवेदन लगाकर कि इसको रिकॉर्ड पर लिया जाए, और क्रॉस एग्जामिनेशन में उस पर प्रश्न पूछे गए और उसको एग्जिबिट भी कराया गया। तो एक चीज तो ये हुई साबित हमारी कि महिला का बयान ये था कि ये मुझे ले जा ही नहीं रहे हैं, दहेज मुझसे मांग रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। जबकि हमारा एग्जिबिट करने से ये साफ जाहिर होता है कि उसके द्वारा एफआईआर कराने से पहले ही हमारे द्वारा दावा लगाया गया था। तो हमारी मंशा हमेशा उसको लाने की रही है, कभी दहेज मांगने की नहीं रही। दूसरी बात यह है कि 3 रिपोर्टें भी बड़ी महत्वपूर्ण है, जो हमें शंका थी कि झूठे केस में फंसा सकते हैं, तो वो भी एग्जिबिट होना सर जरूरी है बयान में, आप उसने बाद में ला कर दी। धारा 144 BNSS 2023 का जो भरण पोषण से संबंधित मुकदमा लगाया जाता है, पहले धारा 125 थी ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, वो भी महिला के द्वारा लगाया गया, उसकी भी कॉपी सर्टिफाइड उसने बाद में लाके दी मुझे। साथ ही एक और मुकदमा जो उसका था, मैं आपको बता रहा था मुकदमा सर उसका 144 का हो गया और एक धारा 9 का हो गया और एक धारा 12 का था, धारा 12 का।
एक तलाक का था सर, एक तलाक का भी था, धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत उसने तलाक का भी ला कर रखा था, तो ये कॉपियां भी लाके दी। तो ये सब चीजें भी रिकॉर्ड पर आना चाहिए। अब चूंकि वो तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, अदालत ने नोटिस भेज के उसको बुलाया था, पुलिस केस था, अब हम उसको कैसे बुलाएं? तो ये 348 का ही प्रयोग मैं वहां करूंगा, उसकी ड्राफ्टिंग भी मैं इसी आधार पर करके कोर्ट में पेश करूंगा और निवेदन करूंगा कि सर ये परिस्थिति हो गई है, ये डॉक्यूमेंट्स हमें बाद में प्राप्त हुए और न्याय प्राप्ति हेतु हमें बेहद आवश्यक है, इसलिए उसको पुनः बुलाया जाए और क्रॉस एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स पूछे जाए। एक नोटिस भी था जो उनके वकील के द्वारा भेजा गया था, महिला के द्वारा भेजा गया था उसके पति को, कि किसी राजीनामे के तहत उनका कहना था कि 2,51,000 रुपए आप हमें दे दें तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, वरना आपके खिलाफ मुकदमा लगाएंगे। हमारा डिफेंस ये था कि बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अलग रहने का कहती थी पत्नी। क्रॉस एग्जामिनेशन में हमने लिया प्रति परीक्षण में। मैं आपको सर सिखाने के मकसद से बता रहा हूँ, सीखना सिखाना ही हमारा मकसद है। मेरा चैनल भी इसी मकसद से मैंने बनाया है कि ऑल इंडिया के तमाम एडवोकेट्स, जूनियर एडवोकेट्स, विधि के विद्यार्थी और एक आम व्यक्ति भी उस कानून की प्रोसीजर को समझ सके और सीख सके। तो इसमें जब हमारे द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स नोटिस जो भेजा गया था वो इसी मकसद से भेजा गया था। हमारा ये कहना है कि माँ बाप से अलग रहने का इसके द्वारा हमको कहा गया, और जब हमने इसकी मांग पूरी नहीं की, हमने इसको समझाया अभी कि बूढ़े माँ बाप हैं और इस प्रकार से आप जो है कि उनको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। जब उसने देखा तो फिर महिला ने नोटिस भेज दिया कि चलो ये इतने रुपए दे दो, मैं आपके साथ नहीं रहती हूँ। जब दोनों बात पूरी नहीं हुई तब उसने एफआईआर दर्ज करा दी। तो ये हमारा डिफेंस था। अब चूंकि ये कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बाद में आए तो यहाँ पर धारा 348 का प्रयोग किया जाएगा सर। कोशिश करना हमारा काम है, एज एडवोकेट स्वीकार करना या न करना ये जज साहब का काम है। अगर अस्वीकार होता है तो हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, यदि स्वीकार होता है तो हम उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन उसकी दोबारा चालू कर देंगे, वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड पर ले आएंगे, किस लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है, अगर इनको रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया तो आपको क्या नुकसान होगा और किस प्रकार से न्याय प्राप्ति में आप विफल हो जाएंगे, ये सारी बातें आपको जज साहब को बताना होंगी आर्गुमेंट के समय, डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जब आप पेश करेंगे। हालांकि जज साहब देखेंगे तो उनको उचित भी तो लगना चाहिए, आपको बताना भी होगा किस प्रकार से उपयोगी है। तो ये एक मैंने उदाहरण के तौर पे आपको एक घटना बताई ताकि आपको मामला समझ में आ जाए कि हाँ 348 में हम इस प्रकार से इसका उपयोग करना चाहिए। तकरीबन 4 ड्राफ्ट तो सर मैंने बता दी, और ऐसे हजारों वजहें हो सकती हैं जहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हजारों घटनाएं, हजारों परिस्थितियां, हजारों कंडीशंस हो सकती हैं जो एक ही डिजिटल ई बुक में लिखना और एक ही वीडियो में मेरे द्वारा बताना कभी संभव नहीं है सर, क्योंकि कहां से मैं लाऊंगा, वो तो पैदा होंगी तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। जो गाइडलाइन मैंने आपको बताई है धारा 348 में जो बुक में परिभाषा दी गई है उसी के आधार पर मैंने बताई है, तो आप इसको उसमें उस प्रकार से आप इस्तेमाल कर लें और चेंजेस कर लें ड्राफ्टिंग में भी, और परिस्थिति के हिसाब से आप उसको पेश कर दें तो आपको इसका लाभ मिलने की पूरी संभावना होगी। जैसे कि सर बुक में भी जो भाषा शैली है वही की वही मैंने सर इसके अंदर भी लिखी हुई है। मैं आपको बता दूं एक बार फिर थोड़ा सा शॉर्ट में, 348 में आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, मतलब एनी किसी भी स्टेज पर न्यायालय किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की जो हाजिर हो यद्यपि वो साक्षी के रूप में समन न किया गया हो परीक्षा कर सकता है। किसी व्यक्ति की जिसके पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्याय संगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा। ये सर बुक की डेफिनेशन है, वर्ड टू वर्ड मैंने आपको पढ़ के बता दी है। यही वर्ड टू वर्ड मैंने डिजिटल ई बुक के अंदर भी आप लोगों के लिए लिखी है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। महत्वपूर्ण ड्राफ्ट्स डिजिटल ई बुक के अंदर मौजूद है जो आप लोगों के लिए तैयार कर दी है, पूरी परिभाषाएं मैंने आपको बता दी हैं, और उसके अतिरिक्त जो 4-6 टॉपिक और पढ़ के मैंने आपको बताए थे बाद में, कौन पेश कर सकता है, किस स्टेज पर पेश किया जा सकता है, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और ये सारा कुछ भी इसमें लिखा हुआ है। लेकिन उन पे मैं स्पेशल छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा सर 10-10, 15-15 मिनट के, क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबे हो जाते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो ये जो डिजिटल ई बुक है इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसे खरीद भी सकते हैं। आज के वीडियो में आपको मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है कि गवाह को कोर्ट में कैसे बुलाए न्याय प्राप्ति हेतु। उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।